अच्छा, आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू आर सीरीज डेफिनेटली ये चैप्टर नंबर 3 है, और मेरे ख्याल से फर्स्ट का अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो वहाँ पे भी 3rd या 4th चैप्टर आपके पास केमिकल बॉन्डिंग होता है। हमारे पास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से अगर आप फर्स्ट ईयर का कोई चैप्टर देखें जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है तो वो केमिकल बॉन्डिंग है। छोटा चैप्टर नहीं है ये बिल्कुल भी। इट्स अ लॉन्ग चैप्टर, इट डू हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। तो होपफुली बट ये है कि इट्स एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, मज़ा आएगा पढ़ने में। इसमें बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी भी है और फिर कॉन्सेप्ट भी है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर डेफिनेटली आप केमिस्ट्री से रिलेटेड है बॉन्डिंग, यानी कि लिंक। हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्ड्स होते हैं या फिर एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या उनका मैकेनिज़्म होता है, वो सब चीज़ें आप केमिकल बॉन्डिंग में समझते हैं। सबसे मुश्किल टॉपिक जो सबको लगता है हाइब्रिडाइजेशन हो गया या फिर वेस्पर थ्योरी, वीबीटी, वो सारे भी इस चैप्टर के ही पार्ट्स होते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग के जो इंट्रोडक्शन में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं केमिस्ट्री की, उनको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ होता है। तो इसीलिए बेसिकली आज हमारा जो मकसद होगा इस क्लास का, या फिर मे बी कल भी हम लोग यही करें कि हम लोग ग्राउंड प्रिपेयर करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के लिए। ये टॉपिक्स हैं जैसे कि हमें समझना पड़ेगा कि एटॉमिक रेडियस क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी ऑलरेडी आई होप। लेकिन उसको थोड़ा सा एमसीक्यूज़ के हवाले से देखेंगे। तो ये टर्म्स हमारे इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर की गिवन है। उसके बाद वील मूव टू द एक्चुअल चैप्टर जो कि केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरीज वगैरह हैं। तो पहले हमारे पास ये बेसिक से टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना है हमने, जो कि एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जो पहला, फाइनली विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट, पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जिनको हमने देखना है। पहली हमारे पास है एटॉमिक रेडियस। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर जो कि हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे भी बात बताई थी, जैसे कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस के अराउंड इतना परफेक्ट कोई शेल होता है, और न्यूक्लियस से लेकर इस तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है एटॉमिक रेडियस। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास शेल्स होते हैं वो इतने परफेक्ट नहीं होते, उनका कोई भी परफेक्ट बाउंड्री नहीं होती। जैसे एक स्फीयर की, एक सर्कल की मेरे पास एक प्रॉपर सर्कमस्टेंस होता है, वैसा एटम में ऐसा कोई सीन नहीं होता। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके अराउंड इस तरीके का, ये देखें, इस तरीके का एक बहुत इम्परफेक्ट सा सर्कल होता है जिसको हम शेल कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसे बनाते हम लोग ऐसे हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ रियल, दिस इज़ रियल, सही है। तो इसको हम लोग, मैंने बताया था इसको क्या कहते हैं हम लोग, यही ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल स्पेस होती है न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लाउड किससे बना हुआ होता है? डस्ट पार्टिकल से, गैसेस से। तो उसी तरीके से बहुत ही इम्परफेक्ट सा सर्कमस्टांस होता है। ऐसा सा होता है हमारे पास एटम इन रियल। एटॉमिक रेडियस, अब क्योंकि मैंने कहा कि एटॉमिक रेडियस बेसिकली इसको कहते हैं, सबको पता होगा रेडियस क्या होता है भाई। सेंटर से लेकर जो बाउंड्री तक का डिस्टेंस है वो रेडियस है। लेकिन अपने पास एटम में परफेक्ट बाउंड्री तो है ही नहीं। हम, आप लोग देखो बुक्स में भी डेफिनेशन लिखी हुई होती है कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस and the outer shell or the last shell is your atomic radius. So do you think it is right? Of course not. क्योंकि हमारे पास ऐसी बाउंड्री तो होती ही नहीं है एटम में, क्या जो है वो बैठ के मेजर करें एटॉमिक रेडियस को। तो एक तो ये बात है कि ऐसा परफेक्ट हमारे पास सर्कमस्टेंस नहीं होता। दूसरी बात जो आती है एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करने में मुश्किल जो पैदा करती है वो ये है कि आप एक एटम को आइसोलेट ही नहीं कर सकते। क्या आप हाइड्रोजन का एक एटम ले सकते हो? नहीं,
ठीक है, अगर आप लोगे भी ना नेसेंट हाइड्रोजन, चले नेसेंट हाइड्रोजन हम लोग ले लेते हैं, एक है, लेकिन उससे आप ज़्यादा देर तक नहीं, वो इतना छोटा होगा फिर कि उसका आप फिज़िकली प्रैक्टिकली आप उसका किसी स्केल को लेकर रेडियस नहीं कैलकुलेट कर सकते। और दूसरी बात, ये बहुत मुश्किल है इस तरीके से आइसोलेट करना कि नेसेंट हाइड्रोजन बहुत अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो एक तो ये भी रीज़न है कि आइसोलेट करना एक एटम को, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, स्पेशली गैशियस एटम्स को। तो एटॉमिक रेडियस साइंटिस्ट ने कहा अच्छा ये मसले आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस किसको कहें। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास समझ लीजिए H2 है, आपने H2 ले लिया, ठीक है, ये उसके क्या है, न्यूक्लियसेस हैं। तो जब ये H2 ने बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको साथ में बनाया, इन दोनों एटम्स को, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, मिलकर इन्होंने H2 बनाया हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो दो न्यूक्लियस के दरमियान में, अब ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि न्यूक्लियस की एक प्रॉपर बाउंड्री होती है। ठीक है, इतना इम्परफेक्ट नहीं होता न्यूक्लियर का सर्कमस्टेंस। ठीक हो गया, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या है हमारे पास। जब इस तरीके से, अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो एटम्स हम लेंगे वो होमो एटॉमिक होने चाहिए। ठीक है, होमो एटॉमिक नहीं, सॉरी, होमोलोगस एटम्स होने चाहिए। ठीक है, होमो एटॉमिक तो फिर एक एटम को बोलेंगे, होमोलोगस होने चाहिए, होमोलोगस एटम्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारे, अगर मैं हाइड्रोजन का रेडियस कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो मैं हाइड्रोजन के एटम्स को लूँगी। ऐसा नहीं कि हमने H2O को ले लिया तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, ये नहीं होगा। होमोलोगस एटम्स होने चाहिए, क्लोरीन, Cl2, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में डिस्टेंस को लिया और फिर जो भी आपके पास वैल्यू आई, समझ लीजिए 10, दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में इनके जो था वो 10 मीटर्स ले लो, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब आपने ये जो डिस्टेंस है इसको हाफ कर देना है। अब आप मुझे बताइए, ये तो रेडियस के इक्वल ही होगा ना, तो 10 का हाफ ले लेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन का रेडियस क्या है, 5 हो गया। ये जस्ट एग्जाम्पल था। तो अब आई होप कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं एटॉमिक रेडियस की। क्या होता है एटॉमिक रेडियस, असल में हाफ द डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस आप लेंगे दो न्यूक्लियस के दरम्यान में उसको आपने हाफ कर देना है। तो हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियसेस of what, of homologous atoms। ठीक है, उसे आप कहेंगे एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस में हमारे पास क्या होता है, अगर आप बात करें ट्रेंड की। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं सारे, ये आपको सेकेंड ईयर में चैप्टर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में भी मिलते हैं, तो शायद मैं आपको इतना डिटेल में ना डिस्कस करवाऊँ क्योंकि ये टॉपिक्स आपके सारे वहाँ पे हमने रिसेंटली आपने पढ़े होंगे, राइट। खैर, ये सेम वही वहाँ पे भी टॉपिक्स होते हैं सेकेंड ईयर में और ज़्यादा डिटेल में होता है। मैं मे बी फर्स्ट ईयर के जितना नॉलेज दूँ या फिर चलें वो भी ओके, वील स्टडी इट ऑल टुगेदर। एनीवेज, तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हमारे पास ट्रेंड की बात कर लेते हैं। तो पहली बात कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होता है, या तो डाउन द रेडियस हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे होमो सीरीज़ के, तो वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा लेफ़्ट टू राइट, यानी कि पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड पे मेटल्स हैं, मेटल्स से आप नॉन मेटल्स की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। यानी कि हमारे पास जो मेटल्स का रेडियस होता है वो बड़े होते हैं और नॉन मेटल्स छोटे होते हैं, ऑफ कोर्स। इसीलिए मेटल्स बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते बल्कि गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो एक रीज़न ये भी होता है एटॉमिक साइज़ बड़ी छोटी होती है नॉन मेटल्स की, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है।
यह बात समझ आ गई, ट्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब हमारे पास ऑफ कोर्स केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसीलिए हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर एक्सेप्शन से आता है। तो एटॉमिक रेडियस में इतनी बात सबको समझ आ गई, हमने अभी तक इतना कोई ख़ास कुछ नहीं किया, डेफिनेशन वगैरह ट्रेंड्स देख लिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेप्शन की। तो जब आप बात करते हैं थर्ड ग्रुप को ले लेते हैं। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि ग्रुप में क्या होता है कि डाउन द ग्रुप हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होता है। तो अब आप थर्ड ग्रुप जब आप लेते हैं जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। तो ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है, बोरॉन का सबसे कम, एल्युमिनियम का उससे ज़्यादा, गैलियम का उससे ज़्यादा, इंडियम का उससे भी ज़्यादा, और थैलियम का सबसे बड़ा एटॉमिक साइज़ होता है, या फिर रेडियस। एटॉमिक साइज़ बोले या एटॉमिक रेडियस बोले, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये एक्सेप्शन होती है एटॉमिक रेडियस में कि जो एल्युमिनियम का साइज़ होता है वो छोटा होना चाहिए था और गैलियम का साइज़ बड़ा होना चाहिए था। ये नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक्सेप्शन की बात करें तो डेफिनेटली क्या होता है कि जो एल्युमिनियम का रेडियस है वो गैलियम की रेडियस से बड़ा होता है। होना क्या चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, लेकिन बड़ा होता है। गैलियम, एल्युमिनियम या फिर एल्युमिनियम, दोनों सही प्रोनाउंसिएशन है पहले तो एल्युमिनियम या फिर एल्युमिनियम का जो रेडियस होता है वो बड़ा होता है गैलियम से, ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न भी है, ऑफ कोर्स मैं रीज़न भी बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एल्युमिनियम का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है गैलियम के साइज़ से, बट वाई, इसके पीछे रीज़न क्या है? हाँ, कि कोई बताना चाहेगा पहले तो? ओके तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है हमारे पास, एल्युमिनियम का जो शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है वो पुअर होता है एज़ कम्पेयर टू गैलियम। और जब भी हमारे पास किसी भी, याद रखिएगा, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक रेडियस के। तो इसीलिए जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा उतना कम शील्डिंग इफेक्ट होगा। अब शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे कम है तो एटॉमिक रेडियस क्या है, ज़्यादा हो गया। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि ये आगे अलग से भी टॉपिक है वैसे तो, लेकिन इन सिंपल वर्ड शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरम्यान में शील्ड करने के लिए होते हैं वो एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिससे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरम्यान में एक फोर्स जनरेट होती है, उसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरम्यान में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, सही है। और अगर कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। अब ये मैं आप, इस शील्डिंग इफेक्ट के भी खुद के ट्रेंड्स होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट की भी एक्सेप्शंस होती हैं, सही है। और इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको लिखवाऊंगी, लेकिन अभी के लिए बस आपको याद रखना है कि एल्युमिनियम की जो साइज़ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है गैलियम से, ठीक है, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया क्या होता है कि कभी कभी इसको एटॉमिक शील्डिंग और इलेक्ट्रॉन शील्डिंग भी बोलते हैं। ये बेसिकली अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में, सही है। जैसे मेरे पास ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये न्यूक्लियस है। अगर मेरे पास यहाँ पे शेल ज़्यादा हैं तो अब यहाँ पर और यहाँ पर जो
फोर्स होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा शील्ड कर रहे हैं, इनका ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट है। शील्ड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। शील्ड एक हिफाजत का काम करती है, राइट? तो बिल्कुल वैसा ही थीन होता है यहाँ पे। एल्यूमिनियम के अंदर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। अच्छा, इससे शील्डिंग इफेक्ट को निकालने के लिए आप ये भी काम कर सकते हैं, आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखें। ठीक है, आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, और जिसके अंदर भी हमारे पास एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, नॉट एस कैरेक्टर, हम हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहे, सॉरी, लेकिन जिसके अंदर भी एस शेल ज़्यादा होंगे तो उसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट में अगर बात करें सब शेल्स की तो इस तरीके का ट्रेंड होता है। एस की शील्डिंग इफेक्ट सबसे मैक्सिमम होती है, उसके बाद पी की, फिर डी की, और फिर एफ की। सही है। अगर यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट कम है, तो साइज़ क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एटॉमिक रेडियस के अंदर आपको पता होना चाहिए इसका यूनिट क्या होता है। अब हमें पता है क्योंकि ये एटॉमिक रेडियस है, यानी कि ये लेंथ की बात हो रही है, और लेंथ में यूनिट एसआई क्या होता है? मीटर होता है। लेकिन आप जब एटम्स वगैरह को उनके साथ डील करते हैं तो हमारे पास जो आप यूनिट यूज़ करेंगे वो बहुत छोटा होता है, तो हम लोग एंगस्ट्रॉन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। सही है। ये यूनिट आपको याद रखना है। उसके बाद एटॉमिक रेडियस हमारा ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड जो प्रॉपर्टी जिसको हमें डिस्कस करना है वो है कौन सी? अच्छा, यहाँ पे क्योंकि रेडियस की बात हो रही थी, आई वांट टू टेल यू कि रेडियस के फिर टाइप्स होते हैं। एक आयोनिक रेडियस होता है, कोवेलेंट रेडियस होता है, और इन सबको मेजर करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक दूसरे से। सही है। अगर हम बात करें आयोनिक रेडियस की, तो आयोनिक रेडियस ऑफकोर्स किसके दरमियान में बनता है? आयोनिक कंपाउंड, जैसे Na और Cl, इन दोनों का अगर आप बताएंगे रेडियस तो वो आयोनिक रेडियस होगा। जहाँ पर सोडियम के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैटाइन है, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये एनाइन है। तो सोडियम का जो रेडियस होगा वो कहलाएगा कैटाइनिक रेडियस, और क्लोरीन का जो रेडियस होगा वो होगा एनाइनिक रेडियस। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे पास जो कैटाइनिक रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है? स्मॉलर होता है। किससे? एनाइनिक रेडियस से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैटाइन क्या कर रहा है? अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, शेल की साइज़ कम होगी। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब सोडियम की अगर आप बात कर लो शेल्स पे, ये K और ये L, ठीक है, तो 11 इसके पास होते हैं। आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, शेल, ये वाला शेल ही पूरा ख़त्म हो गया, पीछे 2 शेल बचा, तो साइज़ क्या होती है? छोटी होती है कैटाइन्स की, छोटी हो जाती है आफ्टर आयोनिक बॉन्ड। और एनाइन ऑफ कोर्स इसकी साइज़ बड़ी होती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, अब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। चाहे अगर आप सोचो कि अच्छा क्लोरीन का तो शेल इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ये क्लोरीन है, इसके लास्ट शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो जाता है, तो शेल तो इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा, तो फिर इसकी साइज़ बढ़ कैसे रही है? वो इसलिए क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है ना, शेल नहीं बढ़ता। ऑफ कोर्स इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ये भाई साहब स्टेबल हो जाता है। शेल इसमें तो चलो शेल रिड्यूस हो रहा था, इसलिए साइज़ जो है वो कम हो रही थी। लेकिन एनाइन में किस तरीके से हमारे पास जो
साइज़ इंक्रीज़ होता है, क्योंकि शेल नंबर तो नहीं बढ़ रहा। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे। क्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है, और मतलब ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन का, न्यूट्रल क्लोरीन बहुत छोटे साइज़ का होता है, नॉन मेटल होता है। इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास थे, 1 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, पहले से वो बेचारा छोटा सा एटम, तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जेंस होती है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन फिर क्या करता है, थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो एनाइन का साइज़ इंक्रीज़ होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जेंस। और कैटाइंस मोस्टली इसीलिए छोटे होते हैं क्योंकि इनका शेल नंबर इंक्रीज़ होता है। इनका शेल नंबर इंक्रीज़ नहीं होता, इनकी अंदर ही रिपल्जेंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जेंस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कौन सा, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑल्सो नोन एज, हाँ, ऑल्सो नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल को क्या कहते हैं आप, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आप आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट देते हैं, फिर इसके ट्रेंड्स देखेंगे। इन सिंपल वर्ड, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को आयंस में तब्दील करते हैं, उस प्रोसेस को आयोनाइजेशन करता है। ब्रेकिंग इनटू आयंस इज आयोनाइजेशन। अब आयंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना होता है। इलेक्ट्रॉन, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन लूज होता है। जो लूज होता है वो कैटायन बनाता है, जो ऐड होता है वो एनाइन बना देता है। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है, ये एक तरीके की एनर्जी है, नाम में आपको दिख रहा है। एटॉमिक रेडियस कोई एनर्जी नहीं था। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, ये एक तरीके की एनर्जी है जो आपको चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एक एटम के वैलेंस शेल से। सिंपल सी बात है। ऑफ कोर्स अब ये सोडियम है, ये तो अपना एक, इसके पास पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल के अंदर। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना आसानी से लूज़ कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है इसलिए। लेकिन अगर आप बात करें दूसरे, समझ लीजिए हम लोग सेकंड अल्कली अर्थ मेटल्स की बात करते हैं, बेरिलियम की बात कर लेते हैं। तो बेरिलियम अपना इलेक्ट्रॉन्स, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से लूज़ नहीं करता, आपको कुछ ना कुछ इसको एनर्जी देनी होती है। इसी तरीके से आप एल्यूमिनियम की बात कर लें, ये अपने 3 लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स इतनी आसानी से लूज़ नहीं करता क्योंकि इसका साइज़ एक तो छोटा होता है, सोडियम का साइज़ बड़ा होता है, तो आसानी से लूज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसको भी आपको कुछ स्टिमुलेट करना होता है, सही है। तो हमारे पास एल्यूमिनियम को एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, बेरिलियम को एनर्जी देनी होगी अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। तो ये एनर्जी जो आप देंगे, आप खुद से देंगे, एक्सटर्नल एनर्जी है ये। जो आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए देंगे वही कहलाती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी है ये तो समझ आता है क्योंकि नाम में लिखा हुआ है भाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी मिनिमम, कम से कम आपको कितनी एनर्जी देनी होगी उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए, वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। भाई ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है किसका, कौन सी एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से, उसके एटम से निकालने के लिए, वही कहलाती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, हमारी डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स की। तो आप मुझे बताइए डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर डिक्रीज होगा।
हाँ, किसने बोला डिक्रीज, तो यस, डाउन द ग्रुप हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। और लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, ऑफ कोर्स अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे ऑपोजिट ट्रेंड होता है हमेशा दोनों ग्रुप और पीरियड का, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि अब ये ट्रेंड्स भी हो गए हमारे, अब अगर हम बात करें यूनिट की, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एक तरीके की एनर्जी है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, फिजिक्स के अंदर एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। लेकिन हम लोग एटॉमिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत कम एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आप फिज़िक्स के अंदर क्योंकि पावर हाउस वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे आप किलो जूल्स के अंदर भी एनर्जी लेते हैं, मेगा जूल्स, किलो जूल्स। यहाँ पे एनर्जी बहुत कम होती है, तो हम एनर्जी कितनी एनर्जी हम लोग एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भी ले रहे होते हैं। और अगर आप स्पेसिफिकली आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ये हम किलो जूल में लेते हैं पर मोल, लेकिन पर मोल की बात हो रही है। ठीक है, किलो जूल पर मोल, या फिर आप किलो कैलोरी पर मोल भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर अब यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मेरे पास समझ लीजिए पोटेशियम है। अब ये पोटेशियम अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर है या फिर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ज़ीरो चार्ज। अगर मैं पोटेशियम को के पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी देंगे। अब वो एनर्जी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। आपने देखा होगा रिएक्शंस के अंदर आप क्या करते हैं, हीट दे रहे होते हैं, थर्मल एनर्जी, तो वो क्या है, वो थर्मल एनर्जी है। तो क्या हम उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी आप किस फॉर्म में होगी वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो भी एनर्जी आप दे रहे हो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, ये के पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वो कहलाती है आपकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा और यहाँ पर थोड़ी बहुत हीट क्या हुई होगी, निकली भी होगी रिएक्शन के अंदर। नहीं सॉरी, यहाँ पे हीट निकलेगी, हीट हमने दी है यहाँ पे। अच्छा, ये जो हमने हीट दी है, जो हीट की फॉर्म आपने दी है, इसको हम इंथैल्पी बोल सकते हैं। फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, या फिर चलो फिजिक्स के अंदर भी आप पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हीट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो आप देंगे एक रिएक्शन के अंदर, जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है रिएक्शन में, या फिर जो हीट एनर्जी इमिट होती है, रिलीज होती है, वो कहलाती है एंथैल्पी। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा जो है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एंथैल्पी को, और एच इज़ फॉर हीट या फिर एंथैल्पी। अब ये एंथैल्पी दो तरीके की हो सकती है, या तो आप एनर्जी क्या करेंगे, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब का मतलब क्या है कि आप हीट देंगे, हीट क्या करेंगे, आप देंगे। ठीक है, हीट आप, यू आर गिविंग हीट। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, वो पॉजिटिव होगी, वो इंथैल्पी आप पॉजिटिव लेंगे और इसका बोले उस रिएक्शन का बोलेंगे एंडोथर्मिक। सही है, और एक एनर्जी जो कि रिलीज होगी, ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो यानी कि एनर्जी यहाँ पे इमिट हो रही है, बाहर निकल रही है खुद से। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो आप नेगेटिव कंसिडर करते हैं, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो हमेशा याद रखिएगा, एंडोथर्मिक के अंदर क्वेश्चन आएगा कि हीट इंथैल्पी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो एंडोथर्मिक के अंदर पॉजिटिव है, एक्सोथर्मिक के अंदर नेगेटिव हीट इंथैल्पी होती है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैंने आपको ट्रेंड्स वगैरह भी बता दिए। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल में भी दो तीन एक्सेप्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट वाली है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन कर लेते हैं एक हम। क्वेश्चन है आपके पास, विच
अमंग, मैंने आपको ट्रेंड्स बता दिए, ठीक है, तो उन ट्रेंड्स के बेसिस पे आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। विश अमंग देम, हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके पास, चलें बताओ। विश अमंग विच of the following here where which among them has the highest ionization potential, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने में, जिसको आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ए, ओके। Anybody else? अच्छा, तो एक ही आंसर आया अभी तक हमारे पास, ए। अब ट्रेंड को देख लेते हैं। हमने कहा था कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, सही है। ये बात सबको पता थी कि डाउन द ग्रुप क्या होती है, एनर्जी। एक सेकेंड, आई एम जस्ट फाइंडिंग समथिंग। Until then you have time, you can think about the question again. ओके ओके ओके, बैक। हाँ जी, तो यहाँ पे उसने क्या दिया है आपको पीरियड वाइज, यहाँ पे पीरियड का ट्रेंड फॉलो करके उसने आपको ऑप्शंस दिया है। अगर आप बात करें बेरिलियम की, तो ये सेकंड ग्रुप का मेंबर है। फिर थर्ड ग्रुप में इसने आपको बोरॉन दिया है, और ये सारे सेम पीरियड के मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास थर्ड फोर्थ में इन्होंने कार्बन दिया है आपको, और फिफ्थ में इन्होंने आपको नाइट्रोजन दिया है। हमने पढ़ा है कि हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, ठीक है, और डाउन द ग्रुप हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज होती है। हम लोग पीरियड की बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज ही होगी। तो इसलिए आप मुझे खुद बताइए कि अब डी आंसर क्या होगा, डी। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन आती है। क्या एक्सेप्शन होती है कि बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम बोरॉन, बेरिलियम अब यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि बेरिलियम का कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी, बोरॉन की उससे ज़्यादा होगी,
बोरॉन की उससे ज़्यादा होती है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही बात बैठती है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे बेरिलियम की तो कम है, बोरॉन से तो कम है, तो बेरिलियम तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद कार्बन और बोरॉन की बात करें तो जो बोरॉन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो कार्बन से क्या होती है, वो कार्बन से कम होती है। होनी क्या चाहिए थी, होनी ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन ये हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड होता है इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन होती है। तो बोरॉन की जो एनर्जी होती है वो कार्बन से कम होती है, और सेम गोज़ फॉर कार्बन एंड नाइट्रोजन, यहाँ पे भी हमारे पास कम होती है। और फिर हमारे पास ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये पूरा ट्रेंड ही यहाँ इस ग्रुप के लिए इस पीरियड के लिए ये ट्रेंड थोड़ा सा ख़राब होता है। ठीक है, तो अगर आप अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि बेरिलियम बोरॉन फिर कार्बन, बोरॉन कार्बन, अब देखो यहाँ पे बोरॉन और कार्बन, बोरॉन की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो कम है कार्बन से, लेकिन होनी क्या चाहिए थी, कार्बन की ज़्यादा होनी चाहिए थी। नहीं, आई थिंक हमने साइंस गलत तो नहीं यूज़ की है। दिस इज़ फॉर ग्रेटर देन, तो बेरिलियम की, सॉरी आई एम सॉरी भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। एक्सेप्शन सी में हम जो साइंस थोड़े से मैंने लेस देन मोर देन का आपको अभी सही नहीं बताया, दोबारा से सुने प्लीज़। यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, ट्रेंड क्या है भाई, इंक्रीज़ है। सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, नाइट्रोजन की। अगर ट्रेंड को फॉलो करेंगे नाइट्रोजन सही जवाब है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि बेरिलियम की एनर्जी जो क्या है वो बोरॉन से कम होनी चाहिए थी, ऐसा ही है। तो यहाँ पे साइन क्या आना चाहिए था इसका, लेकिन सॉरी एक्सेप्शन कार्बन नाइट्रोजन में नहीं होती, एक्सेप्शन होती है बेरिलियम और बोरॉन में। या दैट आई वाज आल्सो कंसर्न अबाउट, लेकिन हाँ, तो होना क्या चाहिए था, इंक्रीज़ हो रही है। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो बेरिलियम की कम होती, फिर बोरॉन की उससे ज़्यादा होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो होना कम चाहिए था बोरॉन से, लेकिन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो भाई ये एलिमिनेट नहीं होगा अभी। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, दिस इज़ एन एक्सेप्शन। उसके बाद सिंपल ट्रेंड फॉलो होगा कि भाई बोरॉन की कम होती है कार्बन से, कार्बन की कम होती है नाइट्रोजन से। ये हमारे पास क्या है, ये सही ट्रेंड है। ठीक है, अब बेरिलियम की, अगर बेरिलियम बोरॉन को कंपेयर करें तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है बोरॉन से। ठीक है, फिर लेकिन अगर आप इस ट्रेंड को भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बोरॉन की जितनी भी एनर्जी है वो कम है कार्बन से, और कार्बन की कम है नाइट्रोजन से। अगर आप बात करें तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो कि सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया है। तो मैंने आपको दो एक्सेप्शंस, सॉरी अभी तक एक एक्सेप्शन बताई, वो कौन सी थी, वो बेरिलियम और बोरॉन की थी। लेकिन फिर भी अब क्योंकि नाइट्रोजन दूर है वहाँ पे, तो नाइट्रोजन की पोटेंशियल ज़्यादा होगी। चलो बताएं, ये क्वेश्चन समझ आ गया। Yes. ठीक है, व्हाट इज़ द टाइम, 8 बज गए। तो आज के लिए आई गेस इतना काफ़ी है। एक ये एक्सेप्शन आपने याद रखनी है, बेरिलियम का कम होता है बोरॉन से। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है बोरॉन की बेरिलियम की जो साइज़ होती है वो कम होती है। ये बेरिलियम की साइज़, ये बोरॉन की साइज़। ठीक है, ऐसे क्या होता है, एटॉमिक रेडियस हमारे पास डिक्रीज़ होता है। ठीक है, ऐसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है, लेकिन हमारे पास एबनॉर्मली बेरिलियम की साइज़ बहुत, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर आयोनिक मेटल्स बेरिलियम की साइज़ छोटी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब साइजेस अगर आप बात करें, सोडियम की साइज़ ये है।
बेरिलियम की साइज इतनी भी नहीं होती, लेकिन बेरिलियम की साइज़ छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर आयोनिक मेटल्स, ठीक है। और फिर इस तरीके से ये ट्रेंड होता है एटॉमिक रेडियस का। लेकिन अब बेरिलियम की साइज़ छोटी होती है अब नॉर्मली, इस वजह से बेरिलियम क्या करता है, कभी कभी कोवलेंट बॉन्ड भी बना लेता है बेरिलियम, उसकी साइज़ छोटी होती है। साइज़ छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं करता। अब इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं करेगा, आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो ज़्यादा है, तो यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है किसकी, बेरिलियम की। तो डेफिनेटली बेरिलियम और बोरॉन ये एक्सेप्शन होती है। और इसको अगर आप और इंक्रीज़ करेंगे तो आपने ये भी याद रखना है, यहाँ पे एक और एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करें तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लेकिन ये एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है, आप इन दोनों की बैठ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फिर you'll get to find कि नाइट्रोजन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर आता है, वो उसका जो लास्ट ऑर्बिटल होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है विच इज़ स्टेबल। और ऑक्सीजन का जो लास्ट ऑर्बिटल होता है वो पार्शियली फिल्ड भी नहीं होता और फुली फिल्ड भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो कम स्टेबल होता है। मैंने आपको बताया था ये सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बातें की हैं कि एटॉमिक एक एटम कब स्टेबल होता है, हाईली एक ऑर्बिटल स्टेबल कब होता है, जब वो या तो फुली फिल्ड हो, यानी कि एस के अंदर अगर 2 होगा या फिर एस के अंदर 1 होगा तो वो स्टेबल है। चलो एस के अंदर तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी का एग्जांपल ले लो, तो पी स्टेबल कब होगा, या तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम, या तो उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है मिनिमम, ठीक है। ऐसा नहीं अगर वो 4 है तो वो अनस्टेबल है। तो नाइट्रोजन में लास्ट जो ऑर्बिटल होता है वो 2p3 होता है, 3 यानी कि पार्शियली फिल्ड, और ऑक्सीजन में 2p4 होता है, 4 यानी कि अनस्टेबल, ठीक है। P या तो 3 हो या तो 6 हो तो स्टेबल होगा, तो इसीलिए नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल होता है। ऑक्सीजन को थोड़ा सा एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, नाइट्रोजन को बहुत एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने के लिए, इसीलिए इसकी आईपी ज़्यादा होती है। ये 2 एक्सेप्शंस आपने याद रखनी है किसमें, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में। तो एटॉमिक हमने ये सारा चीज़ें आज पढ़ी हैं। तो एटॉमिक रेडियस में आपने क्या देखा, एल्यूमिनियम और गैलियम के दरमियान में एक्सेप्शन, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा होता है गैलियम से, होना क्या चाहिए था, कम होना चाहिए था, सही है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक हो गया। तो एल्यूमिनियम गैलियम की एक्सेप्शन आपको याद रखनी है एटॉमिक रेडियस में, उनकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हो रही थी, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर पीरियड के अंदर